हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 16 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 16वीं यूनिट का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 16 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें करना है बेटे यूनिट नंबर 16 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न तथा अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटे, तो आज हमें यूनिट नंबर 16 के पाठ्य निहित प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को हल करना है, जितने भी हो सकेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सीखने हैं यूनिट नंबर 16 के एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखते हैं सबसे पहले पाठ्य निहित का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पाठ्य निहित का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अनिद्राग्रस्त रोगियों को चिकित्सक नींद लाने वाली गोलियां लेने का परामर्श देते हैं, परंतु बिना परामर्श लिए इनकी खुराक लेना उचित क्यों नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे नींद नहीं आती है, ठीक है, हम तो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, हमें तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही नींद आती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे नींद नहीं आती है, यानी वो अनिद्राग्रस्त है, तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि आपको नींद की गोलियां खानी चाहिए। पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या बिना डॉक्टर की सलाह के हमें नींद की गोलियां खानी चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेकर खानी चाहिए। तो बेटे आपको भी पता है, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि नींद की गोलियां मस्तिष्क पर और शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं यदि ये जरूरत से ज्यादा मात्रा में ली जाएंगी। तो डॉक्टर हमारी एज के हिसाब से और हमारे वेट के हिसाब से, हमारा वजन कितना है, हमारी उम्र कितनी है, उसके हिसाब से डोज को तय करता है, खुराक को तय करता है, और कितने समय में खुराक लेनी है और कितने मात्रा में लेनी है। ये चीज डॉक्टर की सलाह से ही हमें प्रयोग करनी चाहिए। नहीं तो इसका प्रभाव, यदि आपने जरूरत से ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियों को ले लिया है, तो ये जहर का काम करती हैं, विष का काम करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी नींद की गोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटे, तो देखो जरा, ये है उत्तर में, देखो क्या लिखा है। क्योंकि इनकी अनियंत्रित अथवा अधिक मात्रा शरीर तथा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब शरीर पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है नींद की गोलियों का, यदि आप अधिक मात्रा में उन्हें लोगे। ठीक है, क्योंकि अधिक मात्रा में ये विष के समान कार्य करती हैं। यदि आप नींद की गोलियों को अधिक मात्रा में लोगे तो एक जहर की तरह, एक विष की तरह काम करती हैं और पूरे शरीर में और मस्तिष्क में अपना बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। ठीक है बेटे, तो बिना डॉक्टर के सलाह के कभी भी किसी को नींद की गोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम पाठ्य नीति के दूसरे क्वेश्चन पर। किस वर्गीकरण के आधार पर वक्तव्य, वक्तव्य का मतलब होता है कहावत, ठीक है, वक्तव्य का क्या मतलब होता है, कहावत। किस वर्गीकरण के आधार पर वक्तव्य रेनिटिडीन प्रति अम्ल है दिया गया है। मतलब किस वर्गीकरण के आधार पर बताया गया है कि रेनिटिडीन एक एंटासिड है, रेनिटिडीन एक प्रति अम्ल है। तो वो तो वर्गीकरण क्या होगा, उस वर्गीकरण को हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि जब हम
ट्वेल्थ करने के बाद फार्मासिस्ट का कोर्स करते हैं, जिसे आप कहते हो कि बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा। तो इन कोर्सेज में आपको सिखाया जाता है कि इस दवाई का या इस औषधि का या इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से काम करती है कोई दवाई। तो कोई भी दवाई, कोई भी औषधि, कोई भी मेडिसिन या औषध भी आप कह सकते हो या ड्रग भी कह सकते हो, वो किस तरीके से काम करती है, इस वर्गीकरण को हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है। और फार्माकोलॉजी में जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें ही बताया जाता है कि रेनिटिडीन क्या करती है, रेनिटिडीन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है कि यदि आपके पेट में एसिडिटी हो रही है, यदि आपके पेट में आमाशय में अम्लता हो रही है, यानी पीएच मान बहुत ज्यादा घट गया है और माध्यम बहुत ज्यादा अम्लीय होने के कारण आपके पेट में जलन हो रही है। कब होता है माध्यम अम्लीय? जब पेट की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। और आपको पता है जठर रस का एक मुख्य हिस्सा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक प्रबल अम्ल, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि HCl बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा तो वो हमारे आमाशय में एक प्रकार की जलन और दर्द और पीड़ा उत्पन्न करेगा, उससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो रेनिटिडीन खाने का फायदा यह है कि रेनिटिडीन उस अम्ल अर्थात HCl के साथ नहीं लड़ती है। रेनिटिडीन की फाइट होती है उस कारण के साथ जिस कारण से जठर रस या HCl अधिक मात्रा में निकलता है, और वो कारण है हिस्टेमिन। क्या कारण है? हिस्टेमिन। तो रेनिटिडीन फाइट करती है हिस्टेमिन के साथ। हिस्टेमिन को यदि वो क्या कर देगी, उसे डीएक्टिवेट कर देगी, तो हिस्टेमिन के कारण निकलने वाला जो HCl है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि हिस्टेमिन के एक्शन के कारण ही HCl निकलता है। तो उसे HCl के साथ फाइट नहीं करनी है रेनिटिडीन को। रेनिटिडीन जो प्रोडक्ट बना है HCl उसके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करती है, अपितु जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस कारण से बनेगा, वो हिस्टेमिन के कारण से बनेगा, तो उस जड़ को, उस कारण को ही समाप्त कर देती है रेनिटिडीन। इसलिए ज्यादा अच्छा एंटासिड माना जाता है। तो इन्होंने तो हमारे से क्वेश्चन ये पूछा है कि किस वर्गीकरण के आधार पर वक्तव्य रेनिटिडीन प्रति अम्ल है दिया गया है, रेनिटिडीन को एंटासिड क्यों दिया गया है। देखो, हालांकि एंटासिड का मतलब वो है जो एसिड के साथ फाइट करता हो और उसे उदासीन कर देता हो, पर रेनिटिडीन एसिड के साथ, HCl के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करती है। इसका काम है कि HCl जिस कारण से उत्पन्न होता है उस कारण के साथ फाइट करती है, फिर भी इसे एंटासिड कहा गया है। यानी कि ये एसिडिटी वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करती है। और यदि आप कोई हाइड्रोक्साइड दो या फिर कोई बाइकार्बोनेट दो मेडिसिन के रूप में, तो वो भी आपकी पेट की या आमाशय की एसिडिटी को समाप्त कर देगा। और उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, वो उस HCl के साथ फाइट करेगा। HCl उधर से निकलता जा रहा और हम जो बाहर से हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट ले रहे हैं वो HCl को उदासीन करता जा रहा है। HCl निकलता रहेगा, वो उसे उदासीन करता रहेगा। तो HCl तो निकल ही रहा है लगातार जठर ग्रंथियों से, और वो उसे उदासीन करता जा रहा है। कौन? हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट जो आपने एज ए मेडिसिन लिया है। पर यदि आप रेनिटिडीन लोगे तो रेनिटिडीन क्या करेगी, रेनिटिडीन HCl के साथ फाइट नहीं करेगी, वो उस कारण के साथ फाइट करेगी, हिस्टेमिन के साथ, जिसकी वजह से HCl निकलेगा। यानी वो HCl को निकलना ही बंद करवा देगी। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पूछा है किस वर्गीकरण के आधार पर रेनिटिडीन प्रति अम्ल है। ठीक है। उत्तर भेषज गुण विज्ञानीय वर्गीकरण के आधार पर या फार्माकोलॉजिकल वर्गीकरण के आधार पर यह वक्तव्य दिया गया है। कौन सा वक्तव्य, कौन सा कथन? कि रेनिटिडीन प्रति अम्ल है, क्योंकि यह पेट की अम्लता को दूर करती है। ठीक है। एंटासिड की तरह हम इसे यूज करते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम पाठ्य नीति के तीसरे क्वेश्चन पर। हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्वेश्चन ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे थ्योरी में। बेटे, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट अर्थात कृत्रिम मधुरक, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को पड़ती है जिन्हें मधुमेह का रोग हो, जिन्हें शुगर की बीमारी हो, जिन्हें डायबिटीज हो। ठीक है।
मधुमेह कह दो, शुगर कह दो, डायबिटीज कह दो, एक ही बात है। तो उस रोगी को एक समस्या होगी कि उसके खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, और यदि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, शुगर बहुत ज्यादा होगा उसके ब्लड में, तो वो ग्लूकोज मूत्र के रूप में लगातार बाहर निकलता रहता है, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है। तो उसके ब्लड में तो पहले ही बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, और ऊपर से वो जो है किसी पार्टी में, शादी में, कहीं भी जा रहा है और वहां बर्फी, रसगुल्ले, मिठाई, जलेबी, इमरती, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा रहा है। तो जब उसके ब्लड में पहले से ही ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसने और भी ज्यादा शक्कर या चीनी या शुगर का प्रयोग किया है, तो उसके ब्लड में, उसके खून में, उसके रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि ग्लूकोज की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तो उसका रोग और भी ज्यादा उसे ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा, उसे परेशान करेगा। इसलिए जो मधुमेह का रोगी होता है उसे चीनी या ग्लूकोज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना तो उसे चीनी खानी चाहिए, ना ग्लूकोज खाना चाहिए, ना ही कोई फल, सब्जी या कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा खाना चाहिए जिससे ग्लूकोज उसे प्राप्त होता हो। अब उसका मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो मिठाई खाने का उसका मन कर रहा है, तो उसका इलाज है, कल हमने डिस्कस किया था क्या इलाज है उसका। उसका इलाज है कि उसे आप कृत्रिम मधुरक वाली मिठाई दें, जैसे सैकरीन, सैकरीन वाली मिठाई दें। तो कृत्रिम मधुरक ऐसे होते हैं, स्वाद में तो मीठे होते हैं, परंतु ये हमारे शरीर को ना तो ऊर्जा देते हैं, ना तो ग्लूकोज देते हैं। उससे जो डायबिटीज का पेशेंट होगा उसे कोई भी समस्या नहीं होगी, और वो मिठाई का पूरा आनंद लेगा, और उसके ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा, या आप कह सकते हो ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ेगी, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसे कैलोरी नहीं मिलेगी, सिर्फ स्वाद मिलेगा। इसलिए आवश्यक है। तो यहाँ लिखा हुआ है हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है आवश्यकता? उत्तर, क्योंकि इनका स्वाद तो मीठा होता है, परंतु ये शरीर को ग्लूकोज या कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। अतः ये मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छे हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज भी कह सकते हो आप, शुगर भी कह सकते हो, मधुमेह भी कह सकते हो, इसके जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कृत्रिम मधुरक बहुत अच्छे होते हैं। उनके छोटे छोटे क्यूब्स भी आते हैं, और उन्हें चाय के कप में डाल के, घोल के, चाय को मीठी करके भी पी सकते हैं। ये चीजें बहुत काम की हैं बेटे। उसके बाद पाठ्यनीति का तीसरा तो हो गया, पाठ्यनीति के चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। ग्लिसरील पॉमिटेट यानी C15H31COO का होल थ्राइस C3H5, ये फार्मूला दिया ग्लाइसरील पॉमिटेट का, तथा ग्लिसरील ऑलिएट फार्मूला दिया है C17H33COO का होल थ्राइस C3H5 से सोडियम साबुन बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें सोडियम साबुन बनाना है। देखो ये मैंने कल भी डिस्कस किया था साबुन के बारे में। देखो इन्होंने दिया है C15H31, C15H31 तीनों जगह लिख दिया है, COO का होल थ्राइस है, देखो COO है, C3H5 तीन कार्बन है, H 2 और 2 4 और 1 5, CH2COO C15H31, CHCOO C15H31, CH2COO C15H31। ये लिखा है हमने संरचना किसकी? ग्लिसरील पॉमिटेट की। देखो जब मैंने आपको इसे समझाया था कि कोई सा भी एक फैटी एसिड ले लो, ठीक है, वसीय अम्ल ले लो, तो मैंने यहाँ C15H31 की जगह क्या लिया था? R का मतलब एल्काइल ग्रुप, लंबी श्रृंखला वाला एल्काइल ग्रुप, और उस R की जगह आप कोई भी लंबी श्रृंखला वाला एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, जैसे यहाँ हमने लिया है R की जगह C15H31 तीनों जगह। तो ये तो हो गया हमारा फैटी एसिड यानी ग्लिसरील पॉमिटेट। और सोडियम साबुन बनाना है तो इसका रिएक्शन NaOH के साथ हमें कराना होगा। तो आपको पता है इसमें से बीच में से इतना हिस्सा निकल जाता है, क्या बनता है? C15H31COONA, C15H31COONA, C15H31COONA। तो C15H31COONA के कितने अणु बनेंगे? 3। इसे कहते हैं सोडियम पॉमिटेट, और ये है साबुन। क्या है? ये साबुन है, आप लिख सकते हो यहाँ साबुन। साथ में क्या बनता है? CH2OH, बॉक्स के बाहर देखो, CH2OH, CHOH, CH2OH, तो ये बना CH2OH, CHOH, CH2OH। इसे कहते हैं ग्लिसरीन या ग्लाइसिरॉल भी आप कह सकते हो, ग्लिसरीन कह दो या ग्लाइसिरॉल कह दो। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण।
और साबुनीकरण की अभिक्रिया में हमेशा साबुन के साथ ग्लिसरीन बनता है। अब दूसरा इन्होंने क्या दिया था, ग्लिसरील ऑलिएट C17H33 ग्लिसरील ऑलिएट, देखो CH2C, जैसे यहाँ हमने C15H31 लिखा था, ठीक है, C15H31 था, यहाँ C17H33 लिखते हैं, बस C17H33 लिखना है बेटे, C17H33, इसे 33 कर दूं मैं जरा, 33 हो गया बेटे, ठीक। अब देखो ये हो गया CH2COO C17H33 CH2COO C17H33। इसका रिएक्शन जब NaOH के साथ हम कराएंगे तो इधर से इतना हिस्सा और इधर से Na निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा C17H33COONA, C17H33COONA। तो ये भी सही करना पड़ेगा, C17H33 कर दूं बेटे 33 COONA, ये बनेगा सोडियम ऑलिएट, ये भी एक साबुन है और इसके साथ बनेगा ग्लिसरीन। देखो बाहर देखो CH2OH CHOH CH2OH, तो CH2OH CHOH CH2OH ग्लिसरीन का अणु यहाँ भी प्राप्त हुआ है और इस अभिक्रिया को भी हम कहते हैं साबुनीकरण। ठीक है बेटे, चलो अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं बेटे पाठ्य निहित का 5वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है निम्न अपमार्जक में जलरागी व जल विरागी हिस्सों को दर्शाइए तथा प्रकार्यात्मक समूह की पहचान कीजिए। प्रकार्यात्मक समूह का मतलब होता है क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटे। और ये दे रखा है इन्होंने एक बड़ा सा सूत्र C9H19, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ O है, फिर CH2CH2O होल है, CH2CH2OH। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एल्काइल ग्रुप और ये बेंजीन रिंग, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा अध्रुवीय है। जब अध्रुवीय है तो जल में तो ये घुलेगा ही नहीं, इसलिए इस हिस्से को हमने यहां से यहां तक के हिस्से को लिखा है जल विरोधी भाग। क्यों लिखा है जल विरोधी भाग? क्योंकि ये है अध्रुवीय। उसके बाद ये इतना हिस्सा है जो अल्कोहल वाला, इस हिस्से को देखा हमने कि ये कैसा है, ध्रुवीय, क्योंकि यहाँ अल्कोहल आ गया ना बेटे OH, तो ये हिस्सा है ध्रुवीय, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसलिए ध्रुवीय है तो ये पानी में घुल जाएगा, क्योंकि पानी भी ध्रुवीय ही होता है, इसलिए हमने इसे लिखा है जल स्नेही भाग। और फिर कहा था इन्होंने प्रकार्यात्मक समूह की पहचान कीजिए। प्रकार्यात्मक समूह कह दो या क्रियात्मक समूह कह दो, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। और क्रियात्मक समूह एक तो इसमें ये है ईथर और एक इसमें ये है अल्कोहल। तो ईथर और अल्कोहल यानी O, देखो ROR और ROH, तो O यदि बीच में आता है उसे ईथर कहते हैं, OH आता है तो उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। ये बातें आपने 10th में भी पढ़ी थी और 11th में भी। तो ये 5 क्वेश्चन तो थे हमारे पाठ्य निहित में दिए गए। अब हम आ गए हैं अभ्यास प्रश्नों पर, अर्थात अपनी एक्सरसाइज पर। यह है अभ्यास का पहला क्वेश्चन। हमें ड्रग्स को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्यों विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? यानी हमें ड्रग्स या औषध कह दो या दवाइयां कह दो या मेडिसिन, उनका वर्गीकरण क्यों करना पड़ता है? क्या उससे कुछ फायदा है? तो उत्तर है हाँ, फायदा है। उत्तर नंबर 1, ड्रग्स के अध्ययन को सरल बनाने के लिए यदि हम किसी भी वस्तुओं के समूह का वर्गीकरण करते हैं तो इसलिए करते हैं जिससे उन्हें समझना आसान हो जाए, उनके कार्य को समझना आसान हो जाए, उन्हें का अध्ययन करना आसान हो जाए, इसीलिए तो वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण कहीं भी करोगे आप, इसीलिए करोगे। तो इन्होंने यूं कहा कि हमें आवश्यकता क्यों है वर्गीकरण करने की, किसके? ड्रग्स के। तो उत्तर में पहला पॉइंट हमने लिखा कि ड्रग्स के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। नंबर 2,
प्रत्येक ड्रग के उपयोग को समझने के लिए भी वर्गीकरण करने की आवश्यकता है, इसलिए वर्गीकृत किया जाता है ड्रग को। ठीक है बेटे। उसके बाद हम आते हैं अभ्यास के दूसरे क्वेश्चन पर। औषध रसायन के परिभाषिक शब्द लक्ष्य अणु अथवा औषध लक्ष्य, इन दोनों को ध्यान रखना आपको। एक तो ध्यान रखना है लक्ष्य अणु या फिर औषध लक्ष्य, दोनों का एक ही मतलब है। लक्ष्य अणु कह दो या औषध लक्ष्य कह दो, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है हमें। मान लो आपने कोई दवाई खाई है, कोई मेडिसिन आपने खाई है, तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ बड़े बड़े अणु होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे एंजाइम हो गया, जैसे लिपिड हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया। इन बड़े बड़े अणुओं में से किसी एक अणु को अपना टारगेट बनाती है दवाई। ध्यान रखना इस चीज को आपको। मान लो आपने कोई भी मेडिसिन खाई है, उस मेडिसिन का काम करने का तरीका ये होगा कि वो दवाई किसी ना किसी बड़े अणु यानी बृहद अणु, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, एंजाइम है, इनमें से किसी एक बड़े अणु अर्थात बृहद अणु को अपना टारगेट बनाएगी और उसके ऊपर काम करेगी, उसके साथ रिएक्शन करेगी, जिससे उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे शरीर पर। तो दवाई जिस भी बृहद अणु पर अटैक कर कर उसके साथ रिएक्शन करती है, उस बृहद अणु को हम कहते हैं लक्ष्य अणु या औषध लक्ष्य। ठीक है। देखो उत्तर में क्या लिखा है। औषध, औषध माने औषधि, दवाई, मेडिसिन, ड्रग, साधारणतया वृहद अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि से क्रिया करती है। पता चला है बृहद अणुओं का मतलब बड़े बड़े अणु हैं। कार्बोहाइड्रेट तो एक बड़ा अणु है, लिपिड भी, प्रोटीन भी, न्यूक्लिक एसिड भी, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। से क्रिया करती है, हर एक दवाई अलग अलग चीज से क्रिया करेगी इन बृहद अणुओं में से। इन बृहद अणुओं को लक्ष्य अणु या औषध लक्ष्य कहते हैं। तो बृहद अणु या जो लक्ष्य हैं औषध के, वे ऐसे होते हैं। ठीक है बेटे। अब आते हैं अभ्यास के तीसरे क्वेश्चन पर। उन बृहद अणुओं के नाम लिखिए जिन्हें औषध लक्ष्य चुना जाता है। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, औषध लक्ष्य इन्हीं तो चुना जाता है, इन बृहद अणुओं को। कार्बोहाइड्रेट ये लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये लिख दिया लिपिड, प्रोटीन ये लिख दिया प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये लिख दिया न्यूक्लिक एसिड। एक चीज ऊपर छूट गई थी, एंजाइम, वो भी यहाँ लिख दिया। तो इन्होंने कहा उन बृहद अणुओं के नाम लिखिए जिन्हें औषध लक्ष्य चुना जाता है। वह बृहद अणु कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, एक्सेट्रा। अभ्यास के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4 है, बिना डॉक्टर के परामर्श लिए दवाइयां क्यों नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर के परामर्श लिए बिना दवाइयां क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे हमारा क्वेश्चन था कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है बेटे, देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है उत्तर नंबर 4। प्रत्येक औषध की क्रिया तथा मात्रा विशिष्ट होती है। इसका मतलब समझते हो कि हर एक दवाई की काम करने का तरीका, क्रिया का मतलब काम करने का तरीका, कि उसे किस सतह पर काम करना है या उसका लक्ष्य क्या होगा। विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल, अलग अलग। जहां भी शब्द विशिष्ट आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विशिष्ट होती है, हमने लिखा है प्रत्येक औषध की क्रिया विशिष्ट होती है, यानी कि हर एक दवाई का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है प्रत्येक औषध की मात्रा विशिष्ट होती है, यानी हर एक दवाई की अलग अलग मात्रा दी जाती है। जैसे दिन में कितनी खुराक देनी है, जैसे 5 mg की गोली देनी है या 10 mg की देनी है या 15 mg की या 100 mg की या 200 mg की या 500 mg की, ये मात्रा ही तो है। मात्रा 2 तरीके से डिवाइड की जाती है। एक तो टैबलेट का जो है वो कितने mg का टैबलेट है, नंबर 2 कितनी बार हमें डोज देनी है, दिन में खुराक कितनी बार देनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक दवाई की काम करने का तरीका या क्रिया अलग अलग होती है और उसकी मात्रा भी अलग अलग देनी पड़ती है। यदि औषध एक से अधिक ग्राही से जुड़ती है
मान लो कोई मेडिसिन आपने ले ली 2 या 3 तरह की, और वे कई सारे ग्राही से जुड़ गई, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट से, कोई जुड़ गया लिपिड से। तो यदि उन्होंने एक से अधिक ग्राही को प्रयोग किया है तो यह साइड इफेक्ट उत्पन्न करती है। तो उसका क्या हो जाता है साइड इफेक्ट? औषधि को जिस जगह काम करना चाहिए उस जगह काम कराने के लिए, आपको पता है हर एक औषधि का एक लक्ष्य होता है ना, औषध लक्ष्य। और यदि उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, अर्थात दवाई को उसी लक्ष्य पर काम कराना है, फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन है और उसको काम करना है कार्बोहाइड्रेट पर, तो यदि आपको उसे कार्बोहाइड्रेट पर ही काम कराना है तो उसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात, उसकी मात्रा ध्यान रखनी पड़ेगी कि दवाई की कितनी मात्रा देनी चाहिए। यदि दवाई की आपने जरूरत से ज्यादा मात्रा दे दी तो कार्बोहाइड्रेट पर काम करने के अलावा वो शायद लिपिड या फिर प्रोटीन पर भी काम कर जाएगी। यदि उसने कार्बोहाइड्रेट पर काम किया है तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा, वो सही काम करेगी, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगी। पर यदि उसने कार्बोहाइड्रेट पर काम करने के साथ साथ प्रोटीन या लिपिड पे भी उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, उसकी सतह पर भी अपना एक्शन दिखा दिया, तो उस दवाई का साइड इफेक्ट होगा। आपने सुना होगा बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो साइड इफेक्ट करती हैं, या आपके अंदर बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें स्पेशली, कि डॉक्टर को हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये वाली दवाई आप हमें मत देना, ये हमें एलर्जी कर देती है। तो ये होते हैं साइड इफेक्ट। तो यहां साफ साफ लिखा है कि यदि औषध एक से अधिक ग्राही से जुड़ती है, मान लो दवाई एक से ज्यादा ग्राही से जुड़ेगी, तो यह साइड इफेक्ट उत्पन्न करती है। अधिक मात्रा में लिए जाने पर विष के समान कार्य करती है। ये बात तो अभी हमने पढ़ी थी, यदि आप दवाई को जरूरत से ज्यादा मात्रा में लोगे तो विष के समान कार्य करेगी। अतः औषध को परामर्श से लेना चाहिए, इसलिए डॉक्टर से पहले परामर्श लो, सलाह लो, और उसके बाद दवाई को लेना चाहिए। जितने हिसाब से, जितने एमजी का टैबलेट डॉक्टर साहब ने कहा है उतना लो, और जितनी बार दिन में कहा है उतना लो। ठीक है बेटे, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए आपको। आपने एक बात और देखी होगी कि जब आप बीमार होते हो और डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि इस दवाई को खाली पेट लेना है, और इस दवाई को खाना खाने के बाद लेना है, इस दवाई को गर्म पानी से लेना है, इस दवाई को ताजे पानी से लेना है, इस दवाई को ठंडे पानी से लेना है, इस दवाई को दूध के साथ लेना है। डॉक्टर साहब अलग अलग तरीके दवाई लेने के किसी शौक के कारण नहीं बताते हैं, उसका एक टेक्निकल रीजन है, क्योंकि हर एक दवाई का काम करने का तरीका अलग अलग है और हर एक दवाई की मात्रा भी अलग अलग है। आपने देखा होगा कि कुछ गोली, कुछ टैबलेट्स तो में पूरी पूरी देते हैं, कुछ टैबलेट्स में आधी करके देते हैं, और कुछ टैबलेट्स में एक डोज में 2 भी दे सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हर एक मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है और उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है। किस दवाई को खाली पेट लेना है, किसे खाना खाने के बाद लेना है, किसे सुबह लेना है, किसे शाम लेना है, किसे 2 टाइम लेना है, किसे 3 टाइम लेना है, ये सारी चीजें आप दैनिक जीवन में महसूस जरूर करते होंगे। इसलिए हमें बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब आते हैं अभ्यास के 5वें क्वेश्चन पे। रसायन चिकित्सा शब्द को परिभाषित कीजिए, या रसायन चिकित्सा शब्द की परिभाषा दीजिए। बेटे रसायन चिकित्सा बहुत सिंपल है, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कीमोथेरेपी। विशेष रूप से कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है कीमोथेरेपी। जब हम रासायनिक पदार्थों को दवाइयों की तरह प्रयोग करते हैं किसी रोग का उपचार करने के लिए, तो इस तरीके से रासायनिक पदार्थों द्वारा रोग का उपचार करने का जो संपूर्ण प्रोसेस है उसे कहते हैं कीमोथेरेपी या फिर रसायन चिकित्सा। उत्तर देखो, रासायनिक पदार्थों का औषधियों की भांति प्रयोग करके रोगों का उपचार करना रसायन चिकित्सा कहलाता है। इसे कीमोथेरेपी भी कहते हैं। ठीक है बेटे, कीमोथेरेपी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, और कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा यूज हो रही है आज के टाइम में कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है बेटे, अब आते हैं नेक्स्ट अभ्यास के 6ठे क्वेश्चन पर आते हैं। एंजाइम की सक्रिय सतह पर औषध को थामने के लिए कौन से बल कार्य करते हैं? यानी एंजाइम की सतह पर दवाइयों को पकड़ के रखने के लिए
कौन से बल हैं जो काम करते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कौन कौन से बल हैं। आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, वांडरवाल बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। ये आप ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 तरह के आकर्षण हैं या बंध हैं जो औषधियों को या मेडिसिन को एंजाइम की सतह पर बांधे रखते हैं। आते हैं अभ्यास के 7वें क्वेश्चन पर। देखो अभ्यास का 7वां क्वेश्चन, प्रति अम्ल व प्रति एलर्जी औषध हिस्टामिन के कार्य में बाधा डालती है। पक्की बात है, आप एंटासिड खाओगे, जैसे हमने रेनिटिडीन खाई थी अभी थोड़ी देर पहले, रेनिटिडीन ने भी किसके खिलाफ काम करा था? हिस्टामिन के। और जो एंटी एलर्जिक होती है उसे तो हम एंटी हिस्टामिन कहते ही हैं, प्रति हिस्टामिन। हिस्टामिन के कारण ही एलर्जी होती है, हिस्टामिन के कारण ही हमारे पेट में एसिडिटी होती है। तो इन्होंने कहा है कि जो प्रति अम्ल है, क्या है बेटे? प्रति अम्ल और प्रति एलर्जी, ये दोनों औषधियां हिस्टामिन के कार्य में बाधा डालती हैं, परंतु ये एक दूसरे के कार्य में बाधा क्यों नहीं होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि मान लो आपको एलर्जी भी हो रही है, ठीक है, जैसे स्किन की कोई एलर्जी हो रही है, मान लो आपको, आप डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट दे दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे दी आपको सिट्रेजिन दे दी, सिट्रेजिन नहीं दी तो एविल दे दी, या बेटनेसोल दे दी, या बहुत सारी टैबलेट्स हैं एंटी एलर्जिक। तो उन्होंने यदि आपको कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट दी है, क्यों दी है? क्योंकि आपको एलर्जी हो रही है। और उन्होंने, आपने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में एसिडिटी भी हो रही है, तो डॉक्टर साहब आपको एंटासिड भी देंगे, फॉर एग्जांपल रेनिटिडीन भी दे दी। उन्होंने आपको रेनिटिडीन भी दी है जो एंटी एसिड है, एंटासिड है, और उन्होंने आपको कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट भी दे दी है। तो यदि आप डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछोगे कि डॉक्टर साहब एंटी एलर्जिक और एंटासिड दोनों टैबलेट एंटी हिस्टामिन होती हैं, यानी हिस्टामिन के काम में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो क्या ये एक दूसरे के काम को प्रभावित नहीं करेंगी? क्योंकि इसे भी टारगेट हिस्टामिन को करना है, इसे भी हिस्टामिन को टारगेट करना है। तो होगा क्या, दोनों मेडिसिन एंटी एलर्जिक और एंटासिड आप एक साथ खा सकते हो। डॉक्टर साहब कहेंगे आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के ग्राही अलग अलग हैं। यदि आपके पेट में एसिडिटी है और आपको एलर्जी भी है, तो आप एंटासिड भी खा सकते हो और एंटी एलर्जिक भी, दोनों टैबलेट साथ साथ खा सकते हो। दोनों एक दूसरे के काम को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी, आपकी एलर्जी भी ठीक हो जाएगी और आपकी एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। कारण यह है कि ग्राही अलग अलग है। उत्तर देखो क्या लिखा हुआ, क्योंकि ये दोनों शरीर में भिन्न भिन्न ग्राहियों की सतह पर कार्य करती हैं। भाई हिस्टामिन के खिलाफ काम करती हैं, ये बात तो ठीक है दोनों ही, पर ग्राही इनका अलग अलग है। ग्राही का मतलब लक्ष्य इनका अलग अलग है। जैसे किसी का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, किसी का प्रोटीन हो सकता है, किसी का लिपिड हो सकता है। आते हैं अभ्यास के 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, नॉर एड्रीनलिन का कम स्तर अवसाद का कारण होता है। इस समस्या के निदान के लिए किस प्रकार की औषध की आवश्यकता होती है? भाई नॉर एड्रीनलिन हार्मोन आपको पता है, यदि वो कम मात्रा में निकलता है तो अवसाद उत्पन्न होता है। अवसाद माने डिप्रेशन, परेशान होना, सोच में पड़ जाना। तो ऐसे टाइम पे कौन सा मेडिसिन देना चाहिए? ठीक है, उत्तर देखो, ऐसे टाइम पे हमें देना चाहिए प्रशांतक। क्या देना चाहिए? प्रशांतक, या प्रति अवसादक भी इसे कहते हैं, जैसे इप्रोनाइजिड या फिनलजिन। ये दो मेडिसिन हमने लिख दी हैं, इनके नाम। इनका प्रयोग हम कर सकते हैं डिप्रेशन के समय। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, इस चैप्टर में मेडिसिन के बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को पढ़ने से हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। कभी आप बिना डॉक्टर की सलाह के ही दवाई खानी शुरू कर दो, इस बात का ध्यान रखना है कि आप डॉक्टर नहीं बनोगे एक चैप्टर के पढ़ने से। डॉक्टर बनने के लिए 5 से 5.5 साल की ट्रेनिंग होती है, और उसमें सेलेक्ट होना भी, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है, ठीक है। यदि आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है तो पहले तो 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री आनी चाहिए, बायोलॉजी आनी चाहिए। इतना आने के बाद आप नीट का एग्जाम दोगे, क्लियर करोगे। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप फिर
5 या 5.5 साल की ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आप डॉक्टर बनोगे। एक चैप्टर पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। अब भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा अपने आप मेडिसिन नहीं लेगा डॉक्टर के सलाह के बिना। ठीक है बेटे, कभी समझो कि हम तो डॉक्टर बन ही गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब है बेटे अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बृहद स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी शब्द से आप क्या समझते हैं? बेटे बृहद स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी कह सकते हो, या आप कह सकते हो विस्तृत स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी, या आप कह सकते हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये ऐसे एंटीबायोटिक या जीवाणुनाशक औषधि होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं जो बीमारियां उत्पन्न करने वाले हों। ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो एक से ज्यादा बीमारियों में दी जा सकती हैं, बहुत सारी बीमारियों में दी जा सकती हैं। आपको मैंने सिखाया था कि एंटीबायोटिक 2 तरह की होती हैं, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकती हैं, क्योंकि वे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों जैसे बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट कर सकती हैं, अलग अलग प्रकार के। और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं कि वे किसी एक प्रकार के जीवाणु को या किसी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव को ही नष्ट कर सकती हैं। अर्थात किसी एक बीमारी में ही हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को यूज कर सकते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अलग अलग बीमारी की अलग अलग होती हैं, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो बहुत सारी बीमारियों में। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है हमारे से बृहद स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। उत्तर देखो, अनेक प्रकार के रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले जीवाणुनाशक को बृहद स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी कहते हैं, जो कई प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं, जैसे एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन। इसके अलावा भी हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है बेटे, अब आते हैं अभ्यास के 10वें क्वेश्चन पर। पूतिरोधी तथा संक्रमणहारी किस प्रकार से भिन्न हैं? बेटे पूतिरोधी जो होते हैं ना, ये भी सूक्ष्म जीवों को, जिन्हें आप कहते हो कीटाणु, नष्ट करते हैं, और संक्रमणहारी भी सूक्ष्म जीवों को अर्थात कीटाणुओं को ही नष्ट करते हैं। दोनों का काम सूक्ष्म जीवों को या कीटाणुओं को नष्ट करना है। परंतु फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यह हुआ कि जो पूतिरोधी है वे तो सजीवों के घाव या चोट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और संक्रमणहारी प्रयोग किए जाते हैं निर्जीव स्थानों या वस्तुओं के लिए। देखो, जैसे हमने पूतिरोधी में क्या लिखा है, ये चोट या घाव में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे डेटॉल, डेटॉल से कभी आप फर्श तो नहीं साफ करते, डेटॉल, सेवलॉन, ये चोट पे ही तो लगाते हैं। यानी सजीवों के जो घाव हैं या चोट हैं उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को या कीटाणुओं को नष्ट करना है तो आप पूतिरोधी का प्रयोग करोगे, एंटीसेप्टिक का प्रयोग करोगे। संक्रमणहारी, ये फर्श, नाले, उपकरणों आदि पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करते हैं, जैसे फिनॉल, क्लोरीन। तो फिनॉल और क्लोरीन निर्जीव स्थानों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। ये अंतर है बस, कि इनका प्रयोग तो सजीवों के लिए, इनका प्रयोग निर्जीव स्थानों के लिए हम करते हैं। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के यूनिट नंबर 16 के पाठ्यनीति और अभ्यास प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। बस आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी यूनिट को पूरा पढ़ो ढंग से, हर एक लेक्चर को ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ। उसके बाद आप अभ्यास प्रश्न, उदाहरण और पाठ्यनिहित प्रश्न, इन्हें भी जब आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको उस यूनिट को लेकर किसी साइड बुक या रेफरेंस बुक या मॉडल पेपर या 10 ईयर या जो भी आपकी टेस्ट पेपर सीरीज है उस पर जाना है। पहले किसी भी यूनिट को पूरा कंप्लीट ढंग से समझना है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।